everyone, welcome to Let's Learn Together. Here I share my notes and brief explanations of various topics centered around geography and its other subdisciplines. You can find different sections of various subdisciplines in the playlist of the channel. If you are new to this channel, then do subscribe and support us by sharing your valuable feedback. You can also connect to us through YouTube, Facebook or Instagram under the handle Let's Learn Together. तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। जब हम अर्थ के सरफेस कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे, सरफेस कॉन्फ़िगरेशन में हम डिस्कस करते हैं कि अर्थ जो है उसका जो क्रस्ट है या फिर जो लैंड है, कॉन्टिनेंट्स है, वो कैसे शेप हुए, कैसे उन्होंने जो है करंट शेप ली, कैसे वो बने हैं, कैसे लैंडफॉर्म्स बने हैं, इवॉल्व हुए हैं, इन सब की जो है इन सब के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अगर हिस्ट्री की बात करें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की, तो इसका आइडिया 1596 के दौरान ही इवॉल्व हुआ था, उसी समय आया था ये। जो सबसे पहले हमारे स्कॉलर थे जिन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया था या फिर कहें कि इस चीज के ऊपर ध्यान दिया था, वो थे एब्रम ओर्टलियस। ये एक डच मैप मेकर थे। तो जब ये मैप बना रहे थे तब उन्होंने अटलांटिक जो ओशियन है, अटलांटिक ओशियन के दोनों तरफ के जो कोस्टलाइंस है उनके अंदर एक सिमेट्रिक पैटर्न देखा था। तो उस समय ये पॉसिबिलिटी सामने आई थी कि शायद एक समय था जब अमेरिकन कॉन्टिनेंट, यूरोप एंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये तीनों कनेक्टेड थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। तो थ्योरी की के बारे में देखें तो आइडिया स्टार्ट हुआ था 1956 में। उसके बाद एक और हमारे स्कॉलर थे एंटोनियो पेलेग्रिनी, उन्होंने एक मैप ड्रॉ किया था जिसमें उन्होंने इन तीनों कॉन्टिनेंट्स को जो है एक साथ दिखाया था। बट लेटर क्या अब जो फाइनल आइडिया प्रपोज हुआ या फिर कहें कि जो फाइनली जब ये थ्योरी इवॉल्व हुई, ये थ्योरी पब्लिश की थी एल्फ्रेड लोथर वेगनर ने। तो 1912 के दौरान जो है इन्होंने ये थ्योरी या फिर इसका आइडिया जो है प्रपोज किया था। ये एक जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने ये आइडिया प्रपोज किया था 1912 में, बट उन्होंने इसके बारे में डिटेल्ड जो डिस्कशन है वो पब्लिश की थी 1915 में। उनकी एक बुक थी द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन, ये इंग्लिश नेम दिया है। एंड ओरिजिनली इन्होंने ये बुक जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज में लिखी थी। तो ये जर्मन लैंग्वेज में ओरिजिनल बुक पब्लिश हुई है, इसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो इसका जो ट्रांसलेटेड नेम है वो है द ओरिजिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। उसी में इन्होंने जो है इस थ्योरी का जो आइडिया है उसको प्रपोज किया है। अब नेक्स्ट, अब अगर थ्योरी की बात करें कि एक्चुअल में ये थ्योरी आई कैसे या था कैसे, या फिर एक बेसिक आइडिया की बात करें, तो ये क्लाइमेटोलॉजिस्ट भी थे। तो इनको एक एक्सप्लेनेशन, अब क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे तो क्लाइमेट की स्टडी तो करनी थी इन्हें अर्थ की। और अर्थ की अगर पूरी पास्ट हिस्ट्री देखी जाए तो क्लाइमेट में काफी सारे चेंजेस आए हैं। अब इन्हें एक रीजन देना था, एक एक्सप्लेनेशन देना था कि आखिर ये चेंजेस हैं क्यों। तो दो आइडियाज आए इनके दिमाग में, या फिर दो पॉसिबिलिटीज कह सकते हैं हम, दो पॉसिबिलिटीज आई। पहली तो थी कि कॉन्टिनेंट्स जो है वो स्टेशनरी हैं, क्लाइमेटिक जोन शिफ्ट हुआ है एक रीजन से दूसरे रीजन में, यानी कि जो लैंड है वो तो वही है जहां वो पहले था और एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक जोन है, बट ये क्लाइमेटिक जोन शिफ्ट हुआ है। दूसरा आइडिया क्या था कि क्लाइमेटिक जोन वही है और कॉन्टिनेंट्स डिस्प्लेस हुए हैं, यानी कि अब क्लाइमेटिक जोन्स तो स्टेशनरी है, बट अब वो जो लैंड है ना यहाँ पे वो डिस्प्लेस हुआ है एक जगह से दूसरी जगह। तो दोनों पे आइडियाज पे काम करना स्टार्ट किया। तो जो ये आइडिया था ना शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सॉरी कल्टीवेशन क्लाइमेटिक जोन, सॉरी। तो ये जो आइडिया था शिफ्टिंग क्लाइमेटिक जोन का, ये बहुत डिफिकल्ट हो रहा था इसकी एक्सप्लेनेशन देना। काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, डिफिकल्टीज आ रही थी, काफी सारी ऐसी चीजें थी जिनको वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, रीजन नहीं कर पा रहे थे। तो इन्होंने क्या किया, एक सिंपल रास्ता चुना। इस आइडिया को डिस्कार्ड करके इन्होंने आइडिया क्या, अब क्या अडॉप्ट किया, इन्होंने क्या ऑप्ट किया
कि जो कॉन्टिनेंट्स है वो डिस्प्लेस हुए, क्लाइमेटिक जोन वही है, ये कॉन्टिनेंट्स है जो शिफ्ट हुए हैं। तो जो अब बेसिक आइडिया इन्होंने दिया या सजेशन दिया वो ये था कि मेसोजोइक एरा जब स्टार्ट हुआ या फिर मेसोजोइक एरा के दौरान उसके बिगिनिंग में जितने भी कॉन्टिनेंट्स है वो सारा, जैसे ये अर्थ है, सॉरी डायग्राम के लिए, बट ये जितना भी अर्थ है उस पर एक ही टुकड़ा है लैंड का, ठीक है। सारे कॉन्टिनेंट्स इकट्ठे हैं, मिले हुए हैं, एक ही लैंड मास बनाते हैं, जिसको बोला है गया है सुपर कॉन्टिनेंट। तो उस समय एक ही कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट था, जिसका नाम था पेंजिया। और इसके इर्द गिर्द जो समुद्र है वो एक ही था, जो था एंथैल्सा। तो मेसोजोइक एरा के बिगिनिंग में एक ही सुपर कॉन्टिनेंट था, उसके इर्द गिर्द एक ही सी था, बट टाइम के साथ क्या हुआ, यही चीज अलग अलग टुकड़ों में बट गई, डिस्प्लेस हो गई, एंड तब अर्थ ने आज की प्रेजेंट फॉर्म ली विद 7 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, ये सारी बातें इन्होंने थ्योरी में कही गई है। चलिए अब हम बात करेंगे स्टेजेस के। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है उसमें वैगनर ने कुछ स्टेजेस दी है कि कैसे जो है ये डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो 5 स्टेजेस को डिस्क्राइब किया गया है। सबसे पहली स्टेज जो है वो होती है कार्बोनिफेरस पीरियड के दौरान। उस समय एक ही कॉन्टिनेंट होता है एंड एक ही मेगा ओशियन होता है, जो होता है पेंजिया एंड पेंथेसिल। तो उसके बाद आता है सेकंड स्टेज जो आता है मेसोजोइक एरा। इसके अंदर जो है पेंजिया स्प्लिट होना स्टार्ट हुआ। पहले जो एक लैंड मास था, एक सुपर कॉन्टिनेंट था, अब वो 2 टुकड़ों में बटा, एक नदन एंड एक सदर्न कॉन्टिनेंट, जो कि थे आपके लोरेशिया एंड गोंडवाना। ये 2 कॉन्टिनेंट्स आए। इस फिर आया मेसोजोइक इपोक। इसमें क्या हुआ, अब ये जो 2 कॉन्टिनेंट्स हमारे बने, इनके बीच का जो गैप है वो फिल कर दिया टेत्ससीनी ने। अब ड्रिफ्टिंग तो हो ही रही थी, तो जैसे ही गैप फिल किया टेत्ससी ने, ये जो स्पेस है या ये जो गैप है ये धीरे धीरे बढ़ने लगा, ब्रॉडन होने लगा। अब आते हैं फोर्थ स्टेज पे जो आई आपके आज से करीबन 100 मिलियन ईयर्स पहले। इस दौरान क्या हुआ, जो आपके नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका का लैंड था या नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट था वो वेस्ट की तरफ बढ़ने लगा, या फिर वो ड्रिफ्ट हुआ वेस्टवर्ड्स, वेस्ट डायरेक्शन में। एज अ रिजल्ट आपका इमरजेंस हुआ अटलांटिक ओशियन का। अगर आप मैप देखेंगे तो इधर नॉर्थ अमेरिका, इधर साउथ अमेरिका, एंड इधर आपका यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका। ये जो बीच में ओशियन है ये है आपका अटलांटिक ओशियन। ठीक है, इसका इमरजेंस कब हुआ, जब नॉर्थ और साउथ अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है वो ड्रिफ्ट हुए वेस्ट डायरेक्शन में। उसके बाद आती है आपकी फिफ्थ स्टेज जो है ओरोजेनेटिक स्टेज, जो है माउंटेन बिल्डिंग। इस दौरान क्या हुआ, जब आप जितने भी फोल्ड माउंटेन्स देखेंगे मोस्टली सब इसी पीरियड में आए, क्योंकि जब आप 2 कॉन्टिनेंट्स कोलाइड हुए तो ये जो लैंड राइज हुआ यहाँ पर, इससे जन्म हुआ आपके फोल्ड माउंटेन्स का। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हमारे हिमालयाज। हिमालयाज का इमरजेंस कैसे हुआ, जब आपकी इंडियन प्लेट जो है कोलाइड हुई यूरेशियन प्लेट के साथ, तब इमरजेंस हुआ आपके हिमालयाज का। तो ये थे हमारी स्टेजेस, आपके 5 स्टेजेस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की। अब ये जो सारी चीजें हैं, इनकी जो पूरी की पूरी थ्योरी है वो कुछ अजम्पशंस पर बेस्ड है। तो सबसे पहले अजम्पशन हमारी क्या है कि ये जो कॉन्टिनेंटल लैंडमास है ये बना हुआ है सीएल से, यानी कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो बना है सीएल से, जो कि है सिलिका एंड एल्यूमिनियम। सिलिका एंड एल्यूमिनियम।
ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपका ओशियनिक क्रस्ट है वो बना हुआ है सीमा से, जो कि आपका सिलिका एंड मैग्नीशियम। इन दो कंपोनेंट्स से, ठीक है। सबसे पहला बेसिक अजम्पशन यही था आपका, लैंड मास किससे बना है? सिलिका से और एल्यूमिनियम से। एंड ओशियनिक क्रस्ट किससे बना है? सिलिका एंड मैग्नीशियम से। अब जो मेन चीज इन्होंने पॉइंट यहाँ पर कही कि ये जो कॉन्टिनेंटल लैंड मास है ना, ये फ्लोट करता था ओशियनिक क्रस्ट पे मिनिमम रेजिस्टेंस के साथ, यानी कि ये ओशियनिक क्रस्ट है पूरी। अब ये जो कॉन्टिनेंटल लैंड मास है ना, वो इसके ऊपर फ्लोट कर रहा है। ये आपका लैंड मास, ये फ्लोट कर रहा है किसके ऊपर? आपके ओशियनिक क्रस्ट के ऊपर। ठीक है। अब ऐसा मेन इसका रीजन क्या होता है कि जो आपका ओशियनिक क्रस्ट होता है ना, वो ज्यादा डेंस होता है आपके कॉन्टिनेंटल लैंडमास या फिर कहें तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से। ठीक है, ये अजम्पशन थी। पहला अजम्पशन क्या? कॉन्टिनेंटल लैंडमास बना है सीएल से, ओशियनिक क्रस्ट बना है सीमा से, एंड कॉन्टिनेंटल लैंडमास फ्लोट करता है किसके ऊपर? किसके ऊपर? ओशियनिक क्रस्ट के ऊपर। एक जो मेन पॉइंट यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया वो है विद मिनिमम रेजिस्टेंस, यानी कि विद मिनिमम रेजिस्टेंस, यानी कि कोई भी जो है ज्यादा फ्रिक्शन नहीं है इनके बीच में, बहुत स्मूथली जो है ये फ्लोट कर रही है। अब इनकी थ्योरी की बात करें तो पूरी थ्योरी में इन्होंने ड्रिफ्ट की बात की है कि कैसे पेंजिया से के टुकड़े हुए, फिर ये जो लैंडमास है ये अलग अलग जो है ड्रिफ्ट हुए। तो इन्होंने कहा ये जो ड्रिफ्ट है ना, ये दो डायरेक्शंस में था बस। पहला ड्रिफ्ट था इक्वेटर वर्ड, यानी कि पहले तो ये इक्वेटर की तरफ जाता था। पहले एक डायरेक्शन था, कॉन्टिनेंट्स किसकी तरफ जा रहे हैं? इक्वेटर की तरफ। दूसरा था, ये सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट था वेस्टवर्ड, यानी कि या तो वो इक्वेटर की तरफ डाइवर्ट हो रहे थे कॉन्टिनेंट्स, या फिर वो जा रहे थे वेस्ट डायरेक्शन में। अब उसके तो इन्होंने बात की है कुछ फोर्सेस एंड प्रोसेसेस की, जिनकी वजह से जो है ये डायरेक्शनल मूवमेंट थी कॉन्टिनेंट्स की। एक इक्वेटर वॉच और एक वेस्टवर्ड्स, यही दो डायरेक्शन थी। अब उनके पीछे फोर्सेस कौन से हैं, प्रोसेसेस कौन से हैं? तो मेनली दो फोर्सेस या प्रोसेसेस की बात की है। पहला है पोल फ्लिंग, दूसरा है टाइडल फोर्स। तो पोल फ्लिंग में इन्होंने क्या कहा है कि जब आप पोल्स से इक्वेटर की तरफ आते हैं, ये आपका अर्थ है, यहां आ गया आपका इक्वेटर। सॉरी, मैं एक मिनट फिर से आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। सपोज ये है हमारा अर्थ, ठीक है, ये हो गए हमारे पोल्स, एंड बीच में ये आ गया हमारा इक्वेटर। ठीक है, अब होता क्या है, जब आप पोल्स से इक्वेटर की तरफ जाते हैं तो आपका सेंट्रीफ्यूगल जो फोर्स है वो बढ़ जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये यहाँ का जो सेंट्रल पार्ट है जहाँ इक्वेटर है ना, या अर्थ प्रॉपर स्फीयर नहीं है, यहाँ से एक बल्ज, यहाँ पर एक बल्ज है अर्थ में, यानी कि अर्थ बाहर की तरफ ऐसे फूला हुआ है। ठीक है, एक बल्ज बना हुआ है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो फ्लीइंग है, यानी कि जो डायरेक्शन में मूवमेंट है, वो बढ़ जाती है पोल्स की तरफ। ठीक है, जैसे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब यहाँ पर ज्यादा है, तो क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल, उसके लिए आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पढ़ना पड़ेगा। सपोज यहाँ पर एक बच्चा है, कोई भी आप इंसान ले लीजिए, वो एक बॉल को टाई कर दे एक थ्रेड से। ठीक है, ये बॉल है, उसको थ्रेड से टाई कर दे। अब उस बॉल को जोर जोर से घुमाए,
जब वो बॉल को छोड़ेगा, बॉल अंदर की तरफ आएगी या बाहर की तरफ जाएगी, ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये बॉल जो है वो बाहर की तरफ डाइवर्ट होती है, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो मेन जो रीजन है पॉल फ्लिंग का वो यही है कि यहाँ पर जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो ज्यादा है। अब दूसरा फोर्स आ गया हमारा टाइडल फोर्स। अब टाइडल फोर्स क्या होता है, आपने साइंस में भी ये पढ़ा होगा कि जो ओशियंस में टाइड्स बनती है ना, वो बनती है मून की ग्रेविटेशन की वजह से। ठीक है, जो सन एंड मून है उनके जो ग्रेविटेशन है उसकी वजह से जो है टाइड्स बनती है ओशन वाटर में। और इसी टाइडल फोर्स के कारण जो है वेस्टवर्ड मूवमेंट हुई है आपके कॉन्टिनेंट्स की। अपनी थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए वेगनर ने काफी सारे एविडेंसेस भी रखे हैं सामने, जिससे वो ये प्रूव कर सके कि कॉन्टिनेंटल थ्योरी, ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो सही है, कॉन्टिनेंट से सच में ड्रिफ्ट हुए थे। तो उनमें से कुछ एविडेंसेस यहाँ पर गिवन है। पहला है जिग्सो फिट। अब जिग्सो फिट में ये क्या कहते हैं कि अगर सभी कॉन्टिनेंट्स को उठाकर एक दूसरे के साथ प्लेस किया जाए, जैसे एक पजल फिट होती है, वैसे ही आप सारे कॉन्टिनेंट्स को जो है आपस में फिट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ये आपस में फिट हो जाएंगे एज अ जिग्सो फिट। तो सबसे पहला एविडेंस, सबसे सिंपल एविडेंस और सबसे विजिबल एविडेंस यही था, क्योंकि अगर आप सच में आप वर्ल्ड मैप को उठाकर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा ये सारी चीजें आपस में फिट हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है फॉसिल एविडेंसेस। अब फॉसिल एविडेंसेस कैसे, अब उस समय भी काफी सारे स्पीशीज इवॉल्व हो रहे थे, डिस्ट्रॉय हो रहे थे, तो उनके फॉसिल्स जो है कहीं ना कहीं रॉक्स में जो है समा जाते हैं, रॉक्स में उनके फॉसिल्स आ जाते हैं। तो जब उनकी स्टडी करी गई तो काफी सारे ऐसे स्पीशीज मिले जो एक पर्टिकुलर हैबिटेट में थे, या उनको एक पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए थी। ठीक है, अब कोई भी स्पीसीज होता है, उसकी अपनी एक हैबिटेट होती है, क्लाइमेटिक कंडीशन होती है जिसमें वो सरवाइव करता है। ठीक है, लेकिन उनके जो फॉसिल्स हैं वो मिले हैं दो बहुत अलग अलग जगह पर, जिनका हैबिटेट भी अलग है, जिनकी क्लाइमेटिक कंडीशंस भी आपस में काफी अलग हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखिए तो उस समय एक स्पीसीज थी मेसोसोरस। मेसोसोरस की खासियत क्या थी, ये सिर्फ ब्रैकिश वाटर में मिलते थे। अब इसके जो फॉसिल्स है ना वो सिर्फ दो जगह पर मिले हैं, एक है साउथ केप की जगह, वहां मिले हैं, एंड दूसरा है एडुएर करके, IRDUER, एक इस जगह पर। इन्हीं दो जगह पर इसके फॉसिल्स मिले हैं। अब जो ये साउथ केप है वो तो है आपका साउथ अफ्रीका में, एडुएर है आपका साउथ अमेरिका में। इनके बीच में करीब करीब डिफरेंस है आपका 4800 किलोमीटर्स का। पूरा अटलांटिक ओशियन जो है इनके बीच आता है। अब ये पॉसिबिलिटी है नहीं कि जो मेसोसोरस है वो या तो साउथ अफ्रीका से नॉर्थ साउथ अमेरिका आया हो या साउथ अमेरिका से साउथ अफ्रीका गया हो, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है 4800 किलोमीटर का, जिसके अंदर जिसमें अब अटलांटिक ओशियन भी आता है, तो किसी भी स्पीसीज के लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो इतना लंबा डिस्टेंस जो है वो ट्रेवल कर सके। भाई पानी में इतना इतनी लंबा तो वो वैसे भी मर जाएगा, और अब उसको अगर ट्रेवल ही करना होता, अगर वो ट्रेवल ही करता, तो वो साउथ अफ्रीका से यूरोप भी जा सकता था, एशिया भी जा सकता था, साउथ अमेरिका से वो नॉर्थ अमेरिका की तरफ भी जा सकता था। इतना लंबा डिस्टेंस क्यों ट्रेवल करता। ठीक है, तो वो तो पॉसिबिलिटी अब है नहीं। तो एक लौती पॉसिबिलिटी क्या बचती है कि ये शायद पहले कभी एरिया जुड़ा हुआ था और ये एक ही लैंड मास था। तब तो ये पॉसिबिलिटी है, और ये ब्रेक डाउन हो गया, तब ये पॉसिबिलिटी है कि इसकी जो स्पीसीज है वो दोनों एरियाज में मिलती है। ठीक है, तो यही है आपका फॉसिल एविडेंसेस। इसके अलावा भी काफी सारे आप एग्जांपल्स ले सकते हैं। काफी सारी आपकी फर्न स्पीसीज थी जो आपको
यूरोप में भी मिलेगी, एशिया में भी मिलेगी, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलेगी, यहाँ तक कि अंटार्कटिका में भी मिलेगी। हालांकि इन सबका जो क्लाइमेट है, हैबिटेट है, वो बहुत ज्यादा वेरी करता है, बहुत ज्यादा अलग है, बट फिर भी आपको वो मिल जाएंगी। ये सब पॉसिबल कैसे है? तब है ये सब पॉसिबल जब ये पूरा एरिया आपस में किसी समय जुड़ा हुआ होगा। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल एंड स्ट्रेटिग्राफिक एविडेंसेस। इसमें हम मेनली बात करते हैं रॉक्स की। तो काफी सारी रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड्स का यूज करके रॉक्स की डेट्स निकाली हैं स्कॉलर्स ने, साइंटिस्ट ने। एंड उसके बाद ये सामने आया है पॉइंट, अगर आप दो एरियाज लिस्ट, जैसे यहाँ पर मैंने ले लिया ईस्टर्न ब्राजील, ठीक है, यहां हम लिखते हैं नॉर्थ वेस्टर्न अफ्रीका, ठीक है। इन दो एरियाज में दो रॉक्स लाई करती हैं। एक टाइप की रॉक है जो जिसका जो रेडियोमेट्रिक डेटिंग मेथड है उसमें उसकी एज निकल कर आई है 500 मिलियन ईयर्स ओल्ड। दूसरी जो रॉक्स इस एरिया में मिली है वो है करीब 2 बिलियन ईयर्स ओल्ड। अब हुआ क्या है, ये दोनों आपस में, इन दोनों एरियाज में मिली है, ये आपस में ना एडजेसेंट लाई करती है, यानी कि आपस में एक दूसरे के पास मिलती है ये रॉक्स। अब दूसरा, अब यहाँ पर क्या चीज है, कहता है ये कि अगर हम इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को मिला दें तो ये जो रॉक्स आपस में एडजेसेंट पड़ी है ना दोनों एरियाज में, ये आपस में आपको एक लाइन बना के दिखा देंगी। ये आपस में एक लाइन फॉर्म करती है जिससे ऐसा लगे ये इस एरिया को जो है दो अलग पार्ट्स में सेपरेट कर रही है। पॉसिबल कब है ये? जब हम इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को मिला दें। तो येट अगेन इट समहाउ प्रूव्स कि शायद ये दोनों एरियाज जो है आपस में कनेक्टेड थे। उस समय ये रॉक्स आपस में एक दूसरे के पास ऐसे लाई करती थी, एंड उसके बाद ये जो एरियाज है आपस में एक दूसरे से अलग होकर ड्रिफ्ट हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंस आता है। इसमें हम मेनली डिपॉजिट्स की बात करते हैं। अब ये आपको पता होगा, अगर ग्लेशियर्स हैं तो ग्लेशियर्स में भी जो है हमारे फॉसिल्स स्टोर होते हैं, या फिर कुछ भी XYZ डिपोजिशन होता है। अब हुआ क्या है, ग्लेशियर जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो उससे डिपॉजिट्स निकलते हैं। अब हुआ क्या है यहाँ पर कि काफी सारी ऐसी स्पीसीज या फिर चीजें हैं जो आपकी मिलती हैं ट्रॉपिकल रीजन में। बट उसके डिपॉजिट्स देखने को मिले हैं ग्लेशियल रीजन्स में, ठीक है। वो पॉसिबिलिटी कब है, या तो वो पूरा एरिया ग्लेशियर था, वो बहकर चला गया, ये पॉसिबिलिटी तब है, राइट। वरना तो कैसे पॉसिबल होगा? अब ये चीज कैसे पता लगी है? अगर आपको पता हो ग्लेशियल डिपॉजिट्स भी हमारे जो है कुछ लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, मोरेन्स बनाते हैं, जिसमें वो या तो साइड में डिपॉजिट्स छोड़ते हैं या सेंटर में, मतलब नीचे फ्लोर पे डिपॉजिट्स छोड़ते हैं। अब ये जो डिपॉजिट्स मिले हैं ग्लेशियर्स में, ये वो डिपॉजिट्स मिले हैं जो पोलर रीजन में ना होकर ट्रॉपिकल रीजन में मिलते हैं। अब ये पॉसिबिलिटी कैसे है, पोलर रीजन में ट्रॉपिकल रीजन के स्पीसीज कैसे मिल सकते हैं, उसके डिपॉजिट्स कैसे मिल सकते हैं? वो तब मिलेंगे जब या तो ये पूरा रीजन एक ही होगा किसी समय पर, ठीक है। इसी में अगर और एग्जांपल दें तो आपको जो है कई बार क्या होता है कि कोल्ड डिपॉजिट्स जो हैं, सबसे बड़ा एग्जांपल है कोल्ड डिपॉजिट्स का, वो आपको टेम्परेट रीजन में भी मिलते हैं, वो आपको पोलर रीजन में भी मिलेंगे। हालांकि जो ये कोल्ड डिपॉजिट्स है ये फॉर्म होते हैं ट्रॉपिकल रीजन में। आप देख रहे हो, ये फॉर्म तो ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं बट ये मिलते टेम्परेट पोलर में भी हैं। वो कैसे? वो ऐसे पॉसिबल होगा कि जब ये पूरा एरिया किसी समय एक होगा और इसका पूरा जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम हमारा जो नेक्स्ट एविडेंस है उसके ऊपर, जो कि है जियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज।
यानी कि दो एरियाज जो आपस में अलग हैं, अलग अलग जगह हैं, काफी डिस्टेंस है उनके बीच में, बट कुछ ना कुछ एक पॉइंट ऐसा है अलग अलग क्लाइमेट होने के बावजूद कि वो आपको कुछ ना कुछ उसमें सिमिलैरिटी देखने को मिलेगी आपस में एक दूसरे से। ठीक है, इसका अब अगर एग्जांपल देखें हम, तो नॉर्थ अमेरिका की माउंटेन रेंजेस हैं अपैलेचियंस। ये बहुत हद तक सिमिलर है किससे? आयरलैंड के माउंटेन सिस्टम से। हालांकि काफी डिफरेंस है इनमें तो। ठीक है, अब नॉर्थ वेस्टर्न इसमें नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप के भी काफी सारे और अलग अलग माउंटेन रेंजेस हैं। अब यूरोप किधर है और अमेरिका किधर है, बट इनके अंदर काफी सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिली है। और अगर देखा जाए तो एक और एग्जांपल जो हम यहाँ पर ले सकते हैं वो है प्लेसर डिपॉजिट्स का। प्लेसर डिपॉजिट्स का, ये प्लेसर डिपॉजिट्स किसके हैं? गोल्ड के हैं। ठीक है, अब ये कहाँ मिलते हैं? ये आपके मिलते हैं घाना कोस्ट पे। ठीक है, घाना कोस्ट के अलावा सिर्फ एक ही जगह है जहां ये हमें मिलते हैं, वो है आपका ब्राजील प्लेट्यू। ठीक है, अब ब्राजील प्लेट्यू अगेन साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, अलग क्लाइमेट, अलग एटमॉस्फेयर, सब कुछ अलग, बट एक सिमिलैरिटी क्या है? यहाँ पर भी गोल्ड डिपॉजिट है और यहाँ पर भी गोल्ड डिपॉजिट है। ठीक है, तो ये ऐसी भी काफी सारी सिमिलैरिटीज हैं जो प्रूव करती है कि हो सकता है किसी टाइम पर ये जो दोनों एरियाज हैं ये आपस में जो है कनेक्टेड हो किसी ना किसी तरीके से। ये था पूरा थ्योरी जो उन्होंने दिया है। अब जरूरी नहीं है कि इन्होंने थ्योरी दिया है, एविडेंसेस दिया है, सारे पॉइंट्स इनके भी करेक्ट हो। काफी सारे ग्राउंड्स पे जो है इनको क्रिटिसाइज भी किया गया है कि नहीं, शायद आपकी पॉसिबिलिटीज गलत है। सबसे पहला पॉइंट है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और टाइडल फोर्स इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो कॉन्टिनेंट्स को ड्रिफ्ट कर सके। अगर वो लोग इतने ही स्ट्रांग होते तो शायद अर्थ का रोटेशन ही रुक जाता। तो ये तो पॉइंट यहाँ पर गलत है। अब स्टार्टिंग में इन्होंने क्या किया, सॉरी यहाँ पर ये अगेन मिस्टेक है कि सीएल फ्लोट कर रहा है सीमा के ऊपर, बट अगर वो भी विदाउट एनी रेसिस्टेंस। ठीक है, बट जब इन्होंने फोल्ड माउंटेन्स का फॉर्मेशन एक्सप्लेन किया तब इन्होंने इसके बीच में रेजिस्टेंस दिखा दिया, फ्रिक्शन दिखा दिया। तो इनकी स्टेटमेंट्स तो खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है कि पहले बोला कि रेजिस्टेंस नहीं है, फिर बाद में बोला कि रेजिस्टेंस है। अब एक और पॉइंट, जो ये ड्रिफ्टिंग है इन्होंने कहा मेसोजोइक एरा में हुई, ये सिर्फ मेसोजोइक एरा में क्यों हुई? ये इससे पहले भी हो सकती थी, बाद में भी हो सकती थी, इसी पीरियड में क्यों? दूसरा जो इन्होंने ये फोर्सेस बताया, ग्रेविटेशनल फोर्स, टाइडल फोर्स, इन्होंने बता दिया कि इसकी वजह से ड्रिफ्टिंग हुई दो डायरेक्शंस में, इक्वेटर और वेस्टवर्ड। सिर्फ इन दो डायरेक्शंस में क्यों? पोलवर्ड भी हो सकती थी, ईस्टवर्ड भी हो सकती थी, सिर्फ इन्हीं दो डायरेक्शंस में क्यों? दूसरा एक जो चीज स्कॉलर्स ने कही गई है कि ये जो दोनों साइड कोस्ट है अटलांटिक ओशन के, इनको आप कंप्लीटली रिफिट नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ इसमें वेरिएशन जरूर आती है। एंड एट लास्ट ये कहा गया है कि इन्होंने जो है ये जो डिस्प्लेसमेंट हुई ना कॉन्टिनेंट्स की, इसका कोई भी क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस या डायरेक्शन जो है उसको इलेबोरेट नहीं किया है, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया है कि किस टाइम पीरियड पे किस टाइम में कौन सा कॉन्टिनेंट किस डायरेक्शन में गया है, ये सारी चीजें वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ये था सारा आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हमारी सी फ्लोर स्प्रेडिंग की थ्योरी। थैंक यू। Thank you for being part of this video, and if you liked it, do not forget to share it with your friends and family, and also subscribe to our channel and press the bell icon.